अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहमान। पाक प्योर लाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करता हूं। आई होप आप खैरियत से होंगे। पाक प्योर लाइन फूड सेफ्टी और हलाल की डोमेन्स में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स फूड इंडस्ट्री को कंसल्टेंसी, R&D और ट्रेनिंग सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं। आज की ये ट्रेनिंग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम नए टॉपिक्स पर बनाई जाने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल सकें। मजीद हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें। मॉड्यूल 2 दैट डील्स विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैसअप। सो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। लाइक नंबर 1 इज द प्रिलिमिनरी स्टेप्स। सो प्रिलिमिनरी स्टेप्स में जैसे पहले बताया गया है कि डिफरेंट जो है, एक तो हमने देखना है कि क्वालिटी पॉलिसी क्या है, उसके बाद हमने मैनेजमेंट की कमिटमेंट देखनी है, उसके बाद हमने देखना है कि प्रोडक्ट कौन सी है, उसका प्रोसेस फ्लो क्या है, प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी क्या है। इन तमाम जनरलाइज चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। उसके बाद हमने हैसअप की टीम फार्मूलेट करनी है। हैसअप की टीम फार्मूलेशन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ बड़ी डिटेल से। उसके बाद हम देखेंगे स्कोप एंड पर्पस क्या है हैसअप प्लान का, कि हमारी ये तमाम चीजें डिपेंड करेंगी। 2.3 नंबर जो है वो डिपेंड करेगा क्वालिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और इंटेंडेड यूज क्या है। इसको भी हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्ट किस मकसद के लिए तैयार की जा रही है, उसका इंटेंडेड यूज क्या है, लाइक ओबीस पीपल के लिए है या फर्दर कोई न्यूट्रास्यूटिकल आर्टिकल है या कोई इन्फेंट फार्मूला है। फिर उस तमाम जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज होगी इस प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग में, उसकी हम फ्लो डायग्राम, पेपर वर्क उसका डिजाइन करेंगे ताकि हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट आ जाए कि हमने किस तरफ चलना है, किस सम्त में चलना है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली तमाम फर्दर जो है स्टेप्स हैं उनको हम कंटिन्यू कर सकें। फिर उसके बाद हम हैजर्ड एनालिसिस करेंगे। हैजर्ड एनालिसिस में जैसे कि मैंने पहले बताया कि 3 टाइप्स ऑफ हैजर्ड, उनको हम डील करेंगे कि कौन सा हैजर्ड इस स्पेसिफिक स्टेज पे अकर कर सकता है। लाइक प्रोडक्शन में कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं, उस प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल्स की रिसीविंग में कौन से हैजर्ड्स आ सकते हैं, या क्वालिटी के अकॉर्डिंगली कौन कौन से हैजर्ड्स फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल नेचर के हो सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर डिटरमिन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका है कि कौन कौन से क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स किस स्टेज पे लगाने हैं। आगे हम केस स्टडी में जाके इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि लाइक मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कौन कौन सी CCPs लगाई जाती हैं। फिर हैसअप का ऑडिट टेबल बनाना है। ऑडिट टेबल कैसे बनाना है, जो चेकलिस्ट ऑलरेडी मैंने आपको बताई हैं, लाइक हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, पर्सनल हाइजीन की चेकलिस्ट है, या इसके अलावा अदर चेकलिस्ट हो सकती हैं, लाइक जो प्रोसेसिंग एरिया उसकी सैनिटाइजेशन, उसकी सफाई सुथराई की चेकलिस्ट हो सकती है, प्रोडक्शन प्लान उसकी चेकलिस्ट हो सकती है। उसमें मजीद डिफरेंट चेकलिस्ट ऑडिट टेबल्स बन सकते हैं। क्वालिटी डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ एनालिसिस और टेस्टिंग से रिलेटेड चेकलिस्ट बन सकती हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो ऑलरेडी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा चुका हूँ उनके अकॉर्डिंगली डिफरेंट चेकलिस्ट बन सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, किस एरिया में आप ऑडिट कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली ये तमाम ऑडिट टेबल और चेकलिस्ट को हम डेवलप कर सकते हैं, जिनके सैंपल ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। उसके बाद क्रिटिकल लिमिट्स को एस्टेब्लिश करना है। क्रिटिकल लिमिट्स क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई स्टैंडर्ड है, साल्मोनेला की क्या जो है वो लेवल एक्सेप्टेबल है, किस लेवल के बाद हम वहां पे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मार्क करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली क्या मॉनिटरिंग मैकेनिज्म डिजाइन करेंगे। फिर उसके अगेंस्ट हम करेक्टिव एक्शन क्या लेंगे। फॉर एग्जांपल करेक्टिव एक्शन यही हो सकता है कि अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक साल्मोनेला या इकोलाई किसी खास प्रोडक्ट में किसी खास लेवल से बढ़ जाए तो उस लेवल पे हम क्या है करेक्टिव एक्शन लगाएंगे। करेक्टिव एक्शन लगाने के बाद हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। हमारे पास एक स्टैंडर्ड होगा जो कि हमारी क्वालिटी पॉलिसी में मैनेजमेंट ने ऑलरेडी हमें
डिजाइन करके दिया हुआ है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हम फिर वहाँ पे ऑन साइट वेरिफिकेशन करेंगे, ताकि इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या तमाम प्रोसीजर्स हमारे एज पर स्टैंडर्ड चल रहे हैं, कहीं पे कोई मतलब चेंज तो नहीं आ रही, कहीं पे कोई जो है वेरिएशन तो नहीं आ रही। उस वेरिएशन को देखने के लिए हम वेरिफिकेशन एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम रिव्यू में क्या है, जो ऑडिटर है, जो रिव्यूअर है, वो उस प्रोसेस या स्टेप को दोबारा से रिव्यू करेगा अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखते हुए। उसके पास जो फिजिकल असेस है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाने की, उनको देखते हुए तमाम चीज़ों को वो रिव्यू करेगा। फिर फर्दर वो अपनी जो है वो गाइडलाइंस देगा, अपनी जो ऑब्जर्वेशन वो प्रेजेंट करेगा मैनेजर या अपने बॉस को, ताकि उसके अकॉर्डिंगली तमाम चीज़ों को जो है उनको वो मतलब कमोबेश किया जा सके। फिर इंटरनल ऑडिट्स इसमें देखे जाते हैं। इंटरनल ऑडिट के बारे में हम अगली स्लाइड्स में डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजिकल एंड केमिकल टेस्टिंग शेड्यूल क्या है, ये जो केमिस्ट है वो इस चीज़ को वजह करेगा कि किस स्टेज पे कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है। लाइक पैकेजिंग स्टेशन पे पैकेजिंग के मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म करने हैं कि पैकेजिंग मटेरियल की सील तो ब्रेक नहीं हुई या लीकेज तो नहीं है। उसके बाद केमिकल टेस्टिंग में क्या है, मुख्तलिफ जितने भी केमिकल्स वहाँ पे मौजूद हैं उनके अकॉर्डिंगली डिफरेंट टेस्टिंग स्कीम डिजाइन की जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली टेस्टिंग की जाएगी। माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी भी उसकी की जाएगी, ताकि प्रोडक्ट की तमाम जो सिनारियो है फूड सेफ्टी के परस्पेक्टिव का वो हमारे सामने आ जाए और उसके अकॉर्डिंगली हम फर्दर स्टेप ले सकें। उसके बाद शेल्फ लाइफ टेस्टिंग की जाएगी इस प्रोडक्ट की। देखा जाएगा कि ये प्रोडक्ट कितनी देर तक उसको हम विदाउट डिटेरियोरेटिंग इट्स कंटेंट्स हम उसको रख सकते हैं। उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट असेसमेंट की जाएगी कि फिनिश प्रोडक्ट को मुख्तलिफ टेम्परेचर पे, मुख्तलिफ प्रेशर पे, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स पे रख के उसकी असेसमेंट की जाएगी, उसके सेंसरी एट्रीब्यूट्स देखे जाएंगे, तमाम चीज़ों को। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड करेक्टिव एक्शन और वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़, जो हमने वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़ पीछे परफॉर्म की हैं उनके अकॉर्डिंगली हम उस पर मॉनिटरिंग और चेक एंड बैलेंस मेंटेन करेंगे। फिर कस्टमर की कंप्लेंट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है हैसप की इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि हैसप टोटली बेस करता है कस्टमर के ऊपर, या फूड सेफ्टी का जो कंसेप्ट है उसका मेन जो मरकज है वो कस्टमर ही है। कस्टमर को प्रोटेक्ट करना है, लिहाजा कस्टमर की कंप्लेंट्स को हमने उसके अकॉर्डिंगली डील करना है, ताकि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं या कस्टमर के क्वालिटी कंसर्न्स हैं उनको हम आ, उसके अकॉर्डिंगली डील कर सकें या डिस्कस कर सकें। ओके, उसके बाद फिर रिकॉर्ड कीपिंग, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि रिकॉर्ड कीपिंग को हर एस्पेक्ट को ईच एंड एवरी aspect in HACCP implementation must be recorded, must be documented. Exactly, customer satisfaction उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि हैसप और फूड सेफ्टी टोटली बेस ही कस्टमर के ऊपर करता है कि कस्टमर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कस्टमर की हेल्थ को कैसे हमने प्रोटेक्ट करना है। तो जितने ये हैजर्ड्स हम जिनको डिस्कस कर रहे हैं या फर्दर करेंगे, इन सभी का मरकज क्या है, कस्टमर ही है कि कस्टमर को सेफ, होलसम एंड न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट हमने प्रोवाइड करनी है। सो लिहाजा आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो अच्छी कंपनीज हैं उनके ऊपर एक राब्ता नंबर लिखा होता है या कस्टमर कंप्लेंट नंबर लिखा होता है, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया जाता है कि ताकि लोग फ्रीली हमें अपनी कंप्लेंट्स या जो मुख्तलिफ राय दे सकें, ताकि हम उसको अपने प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट मैकेनिज्म में इनकॉर्पोरेट करें और अपनी प्रोडक्ट को हम इम्प्रूव कर सकें। ओके, अब हम एक केस स्टडी डिस्कस करने जा रहे हैं, लाइक हैसप इन आइसक्रीम प्रोडक्शन। हैसप को आइसक्रीम प्रोडक्शन यूनिट्स पे हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ प्रोसेस लेवल्स को हम डिस्कस करेंगे कि आइसक्रीम प्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। लाइक नंबर 1 इज मिक्सिंग ऑफ एडिटिव इंक्लूडिंग स्किम मिल्क पाउडर, ऑयल ऑफ मिल्क एंड शुगर। मतलब जो भी रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम आपस में मिक्स करेंगे। अब मिक्सिंग के दौरान हैजर्ड क्या हो सकता है, टू बी इन्फेक्टेड विद एडिटिव्स। लाइक अगर एडिटिव्स ही अच्छी क्वालिटी के नहीं है, उनकी सेफ्टी और क्वालिटी पैरामीटर्स अंडर कंट्रोल नहीं है, तो डेफिनेटली डिफरेंट हैजर्ड्स कैन मे बी इंट्रोड्यूस्ड at this step. So
इस पे हम कंट्रोल मैकेनिज्म क्या अडॉप्ट करेंगे, कंप्लायंस ऑफ एक्टिविटीज स्पेसिफिकेशन, जो भी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है एज पर क्वालिटी पॉलिसी, उनको हम अडॉप्ट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद इसकी ओरिएंटेशन कैसी है, प्रोवाइडिंग यूजेज ऑफ अप्रोप्रिएट क्वालिटी एडिटिव्स, मतलब उसको मैनेज कैसे करना है हमने कि अच्छी क्वालिटी के, अप्रोप्रिएट क्वालिटी के एडिटिव्स उनको इस्तेमाल किया जाए, उनको प्रेफर किया जाए। फिर आगे पास्चराइजेशन का प्रोसेस है। पास्चराइजेशन में क्या है, फ्लेवर ऑफ पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन अगर प्रॉपरली नहीं होगी तो वहां पे क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजेंस में सर्वाइव ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन पास्चराइजेशन टेम्परेचर। अब इस स्टेज पे हम एक टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसको हम पास लाइट टेस्ट बोलते हैं, दैट डील्स विद checking the efficiency of pasteurization during production processing. So कंट्रोल बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे, चेक दी इफेक्टिवनेस ऑफ पास्चराइजेशन, देन इंश्योरिंग कंप्लायंस विद ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स। ओरिएंटेशन कैसे होगी, जो हमारे ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स हैं, जो कोडेक्स के स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं अपनी क्वालिटी पॉलिसी में, उनको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, उनको बेस बना के। फिर आगे होमोजेनाइजेशन का स्टेप आता है। होमोजेनाइजेशन में भी हम देखेंगे कि पास्चराइजेशन के बाद अगर फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन हो जाए माइक्रोब्स के साथ में, किसी फिजिकल या केमिकल नेचर के हैजर्ड के साथ, तो वहां पे भी इशू क्रिएट हो सकता है। सो यू शुड मेंटेन चेक एंड बैलेंस ऑन द एडिक्वेसी ऑफ इम्प्लीमेंटेड क्लीनिंग प्रोग्राम। देन ओरिएंटेशन कैसे होगी इसकी, प्रोवाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडिक्वेट क्लीन अप प्रोग्राम्स। उसके बाद प्रोसेस लेवल है, कूलिंग एंड स्टोरेज ऑफ मिक्सचर इन द रेफ्रिजरेटर, फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम। ओके, अब इस स्टेज पे हम क्या है देख सकते हैं, जो टेम्परेचर की जो फ्लक्चुएशन है उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो वी शुड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट टेम्परेचर ड्यूरिंग फ्रीजिंग, ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन ऑफ दैट आइसक्रीम मिक्सचर। देन पैकेजिंग और हार्डनिंग और स्टोरेज की बात आती है अगले स्टेप पे। उसमें भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकता है, इवन दैट फिजिकल इन्फेक्शन भी यहाँ पे हो सकता है। लाइक अगर पैकेजिंग में डस्ट या डर्ट इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो डेफिनेटली वहाँ पे माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस होंगे, वहाँ पे जो है फिजिकल नेचर की इम्प्योरिटीज भी आएंगी। सो पैकेजिंग शुड बी क्लीन और पैकेजिंग इक्विपमेंट दैट मस्ट आल्सो बी क्लीन। देन पैकेजिंग मटेरियल को हम प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशन पे स्टोर करेंगे ताकि वहाँ से जो है वो जो इन्फेक्शन काज ना हो सके। अब हम फर्दर बात करेंगे हैसअप इन मीट प्रोसेसिंग। मीट इंडस्ट्री में हैसअप को कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि डिफरेंट काइंड ऑफ हैजर्ड्स में हैपन, लाइक बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। बायोलॉजिकल में मीट के केस में क्या है, डिफरेंट पैरासाइट्स that may cause zoonosis. Zoonosis is a disease that is caused through parasites and may happen to the consumers of that meat. उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि फूड बॉर्न डिजीजेस काज कर सकते हैं, इंटॉक्सिकेशन लाइक पेट दर्द, पेचर्स, इस तरह के मामला इसमें हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद मोल्ड्स जो कि माइक्रोटॉक्सिन्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं उस फूड के अंदर। फिर वायरसेस डिफरेंट हैं जो कि फूड बॉर्न इलनेस का बायस बन सकते हैं। इसके बाद फिजिकल हैजर्ड्स मीट इंडस्ट्री में कौन से हो सकते हैं, लाइक ग्लास, बोन फ्रेगमेंट्स हैं, एनिमल के टीथ हो सकते हैं, मेटल फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, ब्रोकन नाइफ ब्लेड्स हो सकते हैं, नीडल्स और प्लास्टिक्स और स्टोन्स भी हो सकते हैं। इसके बाद केमिकल हैजर्ड्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेमिनेंट्स लाइक हेवी मेटल्स, डिफरेंट पेस्टिसाइड्स, डिफरेंट पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, वेटनरी ड्रग्स हो सकती हैं, ठीक है। नाइट्राइट या नाइट्रेट्स हो सकते हैं जिनको एज अ केमिकल प्रिजर्वेटिव हम यूज कर सकते हैं। सो ये हैजर्ड्स हैं वो मीट इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से। तो उनके ऊपर हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, लाइक रॉ मटेरियल रिसीविंग के दौरान अगर हमारा पैकेजिंग मटेरियल अच्छा नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, या रॉ मटेरियल रिसीविंग के दौरान कोल्ड स्टोरेज सप्लाई चेन का टेम्परेचर प्रॉपर नहीं था, टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस थी, इस वजह से इशू बन गया। मीट कटिंग और प्रेपरेशन फैसिलिटीज साफ सुथरी नहीं थी। ओके, इस तरह से जो मीट हैंडलिंग या मीट हैंगिंग रेल्स या ट्रेल्स हैं वो साफ सुथरी नहीं थी, ठीक है। मीट ग्राइंडर्स, मिंसिंग मशीन साफ सुथरी नहीं थी, वहां से इम्प्योरिटीज या हैजर्ड इनकॉर्पोरेट हो गए। फिर जो हीट ट्रीटमेंट्स हमने मुख्तलिफ दी हैं मीट को प्रोसेसिंग के दौरान, लाइक स्मोक्स या दूसरी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं थी। डिफरेंट पैकेजिंग इक्विपमेंट्स, उस वजह से कोई क्रिटिकल कंट्रोल
पॉइंट्स हैं उनको हम मतलब उसके वहां से इम्प्योरिटीज या हैजर्ड इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। फिर पैकेजिंग जो मटेरियल है वो साफ सुथरा नहीं है, वहां से जो है कंट्रोल पॉइंट्स हमें चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो जो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन है उनको भी हम इसी तरीके से डील करेंगे। तो इन सभी सीसीपीज के अकॉर्डिंगली हमने कंट्रोल सॉरी क्रिटिकल लिमिट्स को हमने डिफाइन करना है, लाइक विजुअल चेक ऑफ डैमेज टू पैकेज इनकमिंग रॉ मटेरियल्स। जो इनकमिंग रॉ मटेरियल है, रॉ मीट है, जब हम रिसीव करेंगे, रिसीविंग में हम तमाम पैरामीटर्स को देखेंगे, तमाम स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करेंगे ताकि कोई भी किसी किस्म का कोई हैजर्डस रॉ मटेरियल रिसीव ना हो जो कि बाद में फूड सेफ्टी के कंसर्न अराइज करे। इसी तरीके से इनकमिंग रॉ मीट का जो टेम्परेचर है उसको भी हमने चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है, लाइक सप्लाई चेन में देखना है, या नॉर्मली जो है रॉ मीट का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मतलब दैट इज चिलिंग टेम्परेचर। इसी तरीके से उसकी पीएच लेस देन 5.7 फॉर बीफ, इन केस ऑफ बीफ 5.7 के करीब इस रेंज में होनी चाहिए ताकि टेम्परेचर या पीएच की फ्लक्चुएशन से कोई मतलब जो है उसमें हैजर्ड क्रिएट ना हो सके। फिर इसी तरह विजुअल चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है, मीट की ग्रेडिंग करनी है, मॉइस्चर कंटेंट उसका नोट डाउन करना है, उसमें डिफरेंट एडिटिव्स लाइक साल्ट्स या अदर प्रिजर्वेटिव्स उसमें डाले हुए होंगे, उनका लेवल देखना है, उनकी एनालिसिस करना है लेबोरेटरी पे। फिर उसका जो पास्चराइजेशन एफिशिएंसी है उसको चेक करना है, 74 पे पास्चराइज करना है। अगर पास्चराइजेशन प्रॉपर नहीं हुई तो वहां पे भी हैजर्ड्स क्रिएट हो सकते हैं। स्टरलाइजेशन टेम्परेचर भी चेक एंड बैलेंस इसका मेंटेन करना है। फिर जो ओवरऑल सेंसरी एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी हमने देखना है। ओके, उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि उसके बाद मॉनिटरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाता है हर सीसीपी के ऊपर। ठीक है, सो उसको एज पर स्टैंडर्ड जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो क्वालिटी पॉलिसी में आपके स्टैंडर्ड्स वजह किए गए हैं उनके अकॉर्डिंगली हम उस पर मॉनिटरिंग रखेंगे। ओके, अब करेक्टिव एक्शन हमने क्या लेना है, ये चीज नोट डाउन करने वाली है। मीट को, इनकमिंग मीट को रिजेक्ट किस केस में करना है। अगर मीट जो रॉ मटेरियल रिसीव हो रहा है उसका इंटरनल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उसको आप इस केस में रिजेक्ट करें। रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि जिस चीज को हम एडजस्ट नहीं कर सकते उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। लाइक इनकमिंग रॉ मटेरियल है, रॉ मीट है, पहले से ही वो बहुत ज्यादा गर्म है तो डेफिनेटली वहां पे एडजस्टमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। इस केस में हम उसको क्या है, रिजेक्ट करेंगे। एडजस्टमेंट कहाँ पे होगी, जहाँ पे हम हमारे पास हमारी फैसिलिटी पे कोई प्रोडक्ट रॉ मटेरियल रॉ मीट पड़ा है, हम उसको स्टोरेज में रखेंगे। स्टोरेज टेम्परेचर को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद रिमूव का कंसेप्ट क्या है, विद क्लीन नाइव्स मिनिमम विजुअल कंटेमिनेशन ऑफ मीट सरफेस, रिजेक्ट हैवीली कंटेमिनेटेड मीट। अब जो रॉ मीट हमें रिसीव हो रहा है अगर तो वो हल्का फुल्का डस्ट या डर्ट या ब्लड या इस तरह की को भी उस पर अन मतलब जो है वो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं वो चीज़ें अगर इम्प्योरिटीज उस पर लगी हैं फिर तो हम उसको खुद से यूनिट ऑपरेशन में ला के उसको रिमूव करके उसको मैनेज कर सकते हैं। हाउएवर अगर बहुत ज़्यादा हैविली पॉल्यूटेड है, हैविली कंटेमिनेटेड है तो उस केस में हम क्या है उसको रिजेक्ट करेंगे। अब फर्दर एडजस्टमेंट, कुकिंग टेम्परेचर, स्टरलाइजेशन पैरामीटर, पास्चराइजेशन पैरामीटर्स को हम एडजस्ट करके मेंटेन कर सकते हैं। अब मीट को फर्दर रिजेक्ट किसमें केस में करना है हमने, अगर इनकमिंग मीट की पीएच बहुत ज्यादा हाई होगी। इसका मतलब ये है कि वहां पे या तो एसिडिक कंडीशन हो सकती है या बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशन हो सकती है, जिस केस में हम क्या है मीट को रिजेक्ट करेंगे। आगे फर्दर एडजस्टमेंट किस लेवल पे करनी है, कोई भी क्योरिंग सब्सटेंसेस अगर उसमें यूज किए गए लाइक नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स हैं, क्योरिंग साल्ट यूज किया गया है, ठीक है, उनके लेवल्स भी यहाँ पे बताए गए हैं। 9.5% इन केस ऑफ कॉमन साल्ट एंड 0.5% इन केस ऑफ नाइट्राइट। तो अगर तो इसकी जो है लेवल की एडजस्टमेंट की जरूरत हमें हो सकती है तो हम इसको इस केस में एडजस्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये तीन कंसेप्ट हैं मीट के केस में करेक्टिव एक्शन में, लाइक रिजेक्ट, एडजस्ट और रिमूव। इनको हम उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशन को देखते हुए मेंटेन और मैनेज करेंगे। अब हम बात करते हैं इंटरनल ऑडिट की। इंटरनल ऑडिट क्या है, इंटरनल ऑडिट के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि
हैसअप को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरनल ऑडिट की जरूरत होती है। सो ऑडिट हम किसे बोलते हैं? ऑडिट्स आर अ वे फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर कंप्लायंस टू अ फंक्शन, प्रोसेस और प्रोडक्शन स्टेप, कि हमने जो भी हमारा स्टैंडर्ड कहता है और जो एक्चुअल सिचुएशन चल रही है, मामला जो प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में चल रहे हैं, उन सभी का डिफरेंस जो है वो ऑडिट में बताया जाता है कि स्टैंडर्ड ये कह रहा है और एक्चुअल वे में प्रोसेस या सिस्टम ऐसे फंक्शन कर रहा है। इसको हम ऑडिट बोलते हैं। ऑडिटिंग ये एक मैकेनिज्म है जिसमें हम इन तमाम चीजों को डील करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ऑडिटिंग में क्या है, हम ऑन साइट वेरिफिकेशन करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है और हमारा स्टैंडर्ड क्या कह रहा है। ऑडिटिंग के बाकायदा स्टेप्स हैं, ऑडिटिंग का बाकायदा एक कंसेप्ट है जिसमें तमाम प्रोसीजर्स और पैरामीटर को फॉलो करते हुए हम ऑडिट परफॉर्म करते हैं। उसके बाद ऑडिट्स की डिफरेंट इकसाम है, लाइक थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी और ऑडिट्स और इंटरनल ऑडिट। थर्ड पार्टी ऑडिट क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अपने मुख्तलिफ मटीरियल्स परचेज करती है, रॉ मटेरियल परचेज करती है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स लेती है, तो हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन को हायर करते हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जिससे हम मुख्तलिफ मटीरियल्स, रॉ मटीरियल्स या फिर सर्विसेज ले रहे हैं, उनका ऑडिट करती है। तो जो इंडिपेंडेंट बॉडी है उसको हम थर्ड पार्टी ऑडिट बॉडी बोलते हैं और इस मैकेनिज्म को हम थर्ड पार्टी ऑडिट बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जो थर्ड पार्टी ऑडिट में मुख्तलिफ फवायद हैं, लाइक उसके जो एम्प्लॉयज हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय नहीं होंगे, इसलिए आपका उनके एम्प्लॉयज पे कोई स्टेक नहीं है, मतलब आप जोर जबरदस्ती उनसे कोई चीजें चेंज नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी ऑडिट किस लिए करवाया जाता है? फॉर गेटिंग सर्टिफिकेट। इसी तरीके से सेकंड पार्टी ऑडिट क्या होता है? हम फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री से कोई रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, किसी फार्म से जो मीट लेते हैं या रॉ मटेरियल कोई और लेते हैं। सो हम अपनी कंपनी के बिहाफ पे उस इंडस्ट्री का जब ऑडिट करते हैं, क्योंकि हमें वो रॉ मटेरियल दे रही है, तो हमारा ये हक बनता है कि हम उनका खुद से ऑडिट कर सकते हैं कि क्या उनके तमाम पैरामीटर्स, उनके प्रोडक्शन प्रोसेसिंग स्टेप्स हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। इस चीज को जज करने के लिए हम सेकंड पार्टी ऑडिट्स करते हैं। अब सेकंड पार्टी ऑडिट किसी थर्ड पार्टी से भी करवाया जा सकता है या खुद से अपने एम्प्लॉयज हायर करके भी उनसे ऑडिट करवाया जा सकता है। उसके बाद इंटरनल ऑडिट आता है। इंटरनल ऑडिट ये है कि अपनी ही इंडस्ट्री, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करना है, इस चीज को जानने के लिए कि क्या क्या तमाम पैरामीटर्स, तमाम प्रोसेस स्टेप्स एज पर स्टैंडर्ड चल रहे हैं। तो इंटरनल ऑडिट में जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो आपकी अपनी ही कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है या कोई कंट्रैक्टर हो सकता है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो आपकी इंडस्ट्री का ऑडिट करेगी। अब अगर तो वो एम्प्लॉई है तो डेफिनेटली वो अब ऑडिट करते हुए थोड़ा सा डरेगा भी, घबराएगा भी, इसमें बायसनेस का इशू भी आ जाता है कि वो अगर फॉर एग्जांपल अगर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर ने कोई ऐसी रिपोर्ट दे दी है जो कि बॉस की मर्जी के खिलाफ है, तो वहां पे वो उसकी एक्सक्लेमेशन कॉल कर सकता है या उस पर कोई इस तरह का कंसर्न आ सकता है कि जी आपने ये रिजल्ट क्यों दिया, ऐसे क्यों नहीं दिया। तो इंटरनल ऑडिटर में 100 किस्म के मसले मसाइल हो सकते हैं। हाउएवर इंटरनल ऑडिटर उसी इंडस्ट्री का एम्प्लॉय या कोई और कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, जो कि होना तो यही चाहिए कि इंटरनल ऑडिट में किसी किस्म की कोई बायसनेस ना हो। ओके, अब ऑडिटर किसे हम बोलते हैं? ऑडिटर इज अ पर्सन हु कंडक्ट्स ऑडिट, इसको हम ऑडिटर बोलते हैं। ऑडिटर की काम मैंने आपको बता दी है, थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी और इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर के बारे में भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लाइक वो फूडिंगोलॉजिस्ट का रोल उसको दिया जा सकता है, केमिस्ट का रोल दिया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोजेक्ट नेचर, उसके अकॉर्डिंग उसको रोल और ड्यूटी साइन की जा सकती है। इसके बाद ऑडिटी क्या है? ऑडिटी इज अ फर्म और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बीइंग ऑडिटेड। जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस इंडस्ट्री का ऑडिट किया जा रहा है उसको हम ऑडिटी बोलते हैं। अब ऑडिट करने में एक बेसिक मैकेनिज्म है जिसको हम पीडीसीए मैकेनिज्म बोलते हैं, प्लान डू चेक एक्ट। सो इसमें हम देख लेंगे कि प्लान में क्या है, जैसे हम हैसअप की प्लानिंग करते हैं इसी तरीके से ऑडिट की भी प्लानिंग की जाती है। ऑडिट
का एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाता है, ऑडिट का स्कोप डिजाइन किया जाता है कि ऑडिट हम कहाँ कहाँ पे करेंगे, किस प्रोजेक्ट में करेंगे, किस प्रोडक्ट के लिए करेंगे, किस प्रोसेस स्टेप के लिए ऑडिट करेंगे। उसके बाद हम ऑडिट का शेड्यूल वजह करते हैं कि ऑडिट महीने में एक दफा करना है, साल में एक दफा, या हर 6 माह बाद, या कब, या हफ्ते में, जैसे भी है, जो भी प्लान है उनका उसके अकॉर्डिंगली। अब डू में क्या है, हम देखेंगे चेकलिस्ट डेवलप करेंगे मुख्तलिफ, जैसे हम पीछे मैंने आपको मुख्तलिफ चेकलिस्ट बताई हैं, उन्हीं चेकलिस्ट को हम डेवलप करेंगे। डेवलप करके उनके अकॉर्डिंगली हम हर स्टेप पे, हर स्टेज पे, हर प्रोसेस पे जाके हम देखेंगे कि एक्चुअल में सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, एक्चुअल में रेसिपी कैसे फॉर्मुलेशन हो रही है, एक्चुअल में टेस्ट कैसे परफॉर्म किए जा रहे हैं, और सिस्टम में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या बता रही है। अब ऑडिट करने में हम दो तीन मैकेनिज्म हमारे होते हैं, लाइक क्रिटिकल ऑडिट, सॉरी उसके जो रिजल्ट्स हैं उसकी क्लासिफिकेशन क्रिटिकल, मेजर और माइनर नॉन कंफर्मिटीज की बेस पे की जाती है। नॉन कंफर्मिटीज का मतलब है कि जो आपका सिस्टम है वो स्टैंडर्ड से कितना अबाइड बाय है, कितना हट के, कितना परे है। सो इसको हम क्रिटिकल, मेजर या माइनर के साथ हम डेजिग्नेट करते हैं। इसी की बेस पे फर्दर नंबरिंग होती है और इसी की बेस पे फर्दर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अब चेक में क्या है, चेक एंड बैलेंस हम मेंटेन करते हैं उस ऑडिट के ऊपर कि जो नॉन कंफर्मिटीज आई हैं, जो उनके अगेंस्ट हम करेक्टिव एक्शन क्या लेंगे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज की पर्सनल हाइजीन ठीक नहीं थी, तो उसके अगेंस्ट हमने चेक एंड बैलेंस क्या मेंटेन किया, करेक्टिव एक्शन लिया। उसकी पर्सनल हाइजीन, उनके मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाए, उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करवाई, तो ये था करेक्टिव एक्शन। इसी तरीके से एक्ट में क्या है कि हमने फॉलो अप लेना है उस ऑडिट का, उस प्रोजेक्ट का। हमने देखना है कि फर्दर कोई भी कंसर्न राइज तो नहीं हो रहा है, री अक्रेंस तो नहीं हो रही, इसकी हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे, उस पर जो है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन कैसे करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हमने देखना है। फिर ऑडिटिंग के स्टेप्स ये हम सारे मतलब देख लेते हैं, लाइक एनालाइजिंग की प्रोसेस, आइडेंटिफाई की कंट्रोल्स, देखने कहाँ कहाँ से प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, सिस्टम की एडिक्वेसी कितनी है, फिर टेस्टिंग कंप्लायंस कितनी है, आप टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी लैब से करवा रहे हैं, या उनके टेस्ट के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, टेस्ट का उस सिस्टम पे क्वालिटी चेक एंड बैलेंस कितना है। फिर उस ऑडिट के रिजल्ट्स को कैसे रिपोर्ट करना है, इसका भी बाकायदा मैकेनिज्म है, रिपोर्ट्स की फॉर्म में, मुख्तलिफ स्टेप्स की फॉर्म में हमने डिस्क्राइब करना है। फिर कंट्रोल्स कहाँ पे रिकमेंड करने हैं, लाइक जहाँ पे जरूरत हो, जहाँ पे फ्लक्चुएशंस हो एज पर स्टैंडर्ड, वहाँ पे ऑडिटर जो है वो डिफरेंट कंट्रोल्स को रिकमेंड करेगा कि लाइक इस स्टेज पे हमें रेसिपी में ये कंट्रोल करने की जरूरत है, इन हैजर्ड्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका फॉलो अप लिया जाता है कि जो मैंने रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं, जो मैंने मैनेजर को अपनी रिकमेंडेशंस दी थी ऑडिटर ने, क्या उनको एज इट इज सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, या सिंपली एक ऑडिट हुआ है, रिपोर्टिंग हुई है, जस्ट एक कार्रवाई हुई है और बस ये मामला खत्म हो गया। ऐसे नहीं है, बल्कि उसका फॉलो अप लेना जरूरी है ताकि उसको हम इम्प्रूव एंड इम्प्लीमेंट कर सकें, सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर सकें।